क्या देखा था न्यूटन सेकेंड लॉ में? सेकेंड लॉ में इनर्शिया। हाँ, तो देखिए हमें यहाँ पर करना है न्यूटन सेकेंड लॉ। ओके, सेकेंड लॉ बताओ। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू फोर्स। ठीक है, पीछे बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेल पी किस अपॉन टी किसके बराबर होता है? एफ के। यहीं से हमने एक फॉर्मूला निकाला था, एफ बराबर एम ए। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट करने वाली है कि एफ इक्वल्स टू एम ए जो फॉर्मूला है वो इसी फॉर्मूले से आया है, पर यहाँ पर एक जो केस यहाँ पर लग रहा है वो ये है कि यहाँ पर जो मास है वो चेंज नहीं होगा, तभी ये फॉर्मूला आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये फॉर्मूले को एक्सपेंड कैसे किया था? m इंटू वी टू माइनस एम इंटू वी वन बाई टी। फिर यहाँ से m कॉमन आया था, v2 माइनस वी बाई टी लगाया था, फिर ये हमारा ये बन गया था। तो ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब मास कैसा है? कांस्टेंट। अब इसका क्या मतलब होता है? वैसे तो मास आप बोलोगे सर कांस्टेंट ही होता है, पर अगर जर्नी के दौरान, यात्रा के दौरान अगर मेरा मास चेंज हो गया तो हमारा ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। कारण उसके अंदर ये है कि इसका रीज़न ये है कि अब ये मास जो है वो चेंज हो रहा है। इसका एग्जांपल जैसे रॉकेट हो गया है ना, कार हो गई। जब कार हम फुल टैंकी करा के चलाते हैं तब उसका मास अलग होगा, जब वो गाड़ी चल लेगी तब उसका डीजल कुछ कंजम्पशन जो होगा जिसकी वजह से उसका हल्का हो जाएगी थोड़ी सी कार, है ना। रॉकेट भी जब उड़ता है तब उसके अंदर से काफ़ी कंपोनेंट हट जाते हैं, तो ओवरऑल मास उसका धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो जब वो मास कम हो रहा है तब ये वाला फॉर्मूला हम क्यों नहीं लगा सकते? बिकॉज ये तब लगता है जब मास कैसा होता है? कांस्टेंट। तो ध्यान रखना, इसमें एक छोटा सा ये रहता है कि ये वाला फॉर्मूला वैलिड कब रहता है? जब द्रव्यमान यानी कि मास कैसा रहता है? नियत। और अगर मास नियत ना रहे, मास चेंज हो जाए, तो मुझे बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बताओ। हाँ, तो फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा m2v2 माइनस m1 v1 बाई टी। क्लियर है? तो ये छोटे छोटे चेंज आपको ध्यान में रखने हैं। तो वैसे तो f का फॉर्मूला ma होता है, पर ये तब लगता है जब मास कैसा हो? कांस्टेंट यानी कि नियत। और ये वाला तब लगता है जब मास कैसा हो? वेरिएबल यानी कि परिवर्तनशील, जो बदल रहा है। ठीक है, तो बस ये छोटी सी चीज़ें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब जब ये हम फॉर्मूला पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक और रिलेशन हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से देखने को मिलता है, जो कि होता है F इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब चलिए इस रिलेशनशिप को और अच्छे से समझते हैं एक बार। हो गया ये वाला? ओके, अब देखिए हमें पता है कि फॉर्मूला होता है न्यूटन सेकेंड लॉ का क्या? F बराबर चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। बेसिकली टाइम या फिर टाइम जो स्मॉल ड्यूरेशन जो है, तो अगर मैं बोलूँ डेल पी का यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया? F इंटू डेल टी। अब ये जो यहाँ पर चीज़ है इसको क्या बोलते हैं? आवेग। ये पूरा जो यहाँ पर जो चीज़ आती है ना, इसको क्या बोलते हैं? इम्पल्स। क्या बोलते हैं? इम्पल्स यानी कि आवेग। आवेग क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। तो जितना भी मोमेंटम में चेंज होता है दैट इज कॉल्ड इम्पल्स, है ना। अब ये इम्पल्स जो क्या चीज होती है, तो अगर मैं आपसे बोलूं इम्पल्स जो होता है वो जे से डिनोट होता है, तो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू चेंज इन टाइम या फिर चेंज इन मोमेंटम। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन यहाँ से आता है कि सबसे पहले कि इम्पल्स जो होता है और मोमेंटम जो चेंज होता है, इनके अंदर क्या चीज़ है जो सिमिलर है? एक तो दोनों की यूनिट सेम होगी और दोनों की डायमेंशन सेम होगी। ऑल दो दोनों क्वांटिटी अलग अलग कैसे हैं? ये इम्पल्स है तो ये चेंज इन मोमेंटम है, ये मोमेंटम के बराबर नहीं है, ये मोमेंटम के चेंज के बराबर है। पर अगर मैं यूनिट निकालूंगा, डायमेंशन निकालूंगा, तो ये दोनों क्या है? सेम है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? mv। इसकी यहाँ से अगर मैं यूनिट निकालूं तो kg मीटर पर सेकंड। तो ध्यान रखना जो j है यानी कि इम्पल्स है उसकी भी यूनिट क्या हो गई? kg मीटर पर सेकंड। जैसे p की डायमेंशन क्या बनेगी? ml/t-1, तो इसकी भी डायमेंशन बनेगी ml/t-1। तो डायमेंशन के रिस्पेक्ट में, यूनिट के रिस्पेक्ट में दोनों क्वांटिटी क्या है? सेम है। पर सेम वैसे नहीं है कि p बराबर j इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, चलो इसको एक बार उतार लो। अब इसी पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स होते हैं जिसमें हमें हमारे शॉक एब्जॉर्बर होते हैं जो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सीट बेल्ट का क्या रोल है आगे जाके अभी समझाता हूँ मैं। ठीक है,
ओके अब देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले में आप देखेंगे कि F किसके बराबर है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब ये जो टाइम है, ये टाइम ड्यूरेशन को जितना मैं कम रखूँगा उतना ये फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और जितना ज़्यादा ये टाइम बढ़ेगा उतना ही ये फोर्स घटेगा। जब भी आप देखोगे कि क्रिकेट का मैच होता है तो जब कोई कैच करता है बॉल को, तो आपने देखा होगा जनरली जब हम गली पे खेलते हैं तो हम तो ऐसे ही कैच कर लेते हैं आड़ू में, जैसे भी आई पकड़ लेते हैं। बट अगर हम उसका एक टेक्निक की बात करें कैच करने की, तो वो कैच को थोड़ा सा पीछे लेके करते हैं। उसका एक तो रीज़न होता है कि उसका मोमेंटम थोड़ा सा कम हो जाए, या वैसे समझ सकते हो कि उसका जो फोर्स है, इम्पैक्ट है जो हाथ पे पड़ने वाला है, वो रिड्यूस हो जाए। तो चलिए मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ। ये लिख लिया? यस सर। ओके, सबसे पहला देखो एग्जांपल, जिसको हम बोलते हैं कैचिंग अ बॉल। कैचिंग अ बॉल। अब मुझे बताओ इसमें क्या होता है, आप जब हाथ को पीछे करते हो तो आप क्या करते हो, टाइम बढ़ाते हो। ऑब्वियसली बात है, जब आप कैच करोगे तब हाथ को जब आप पीछे ले जाओगे तो क्या बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा। टाइम बढ़ेगा तो फोर्स आपका घटेगा। तो ये हमारा न्यूटन सेकंड लॉ के बेसिस पे आ गया। बात समझ में आ गई? तो जितना ज़्यादा आप उसको पीछे से कैच करोगे उतना ज़्यादा आपका फोर्स कम होगा, जितना कम आपके हाथ पे लगेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही? उतना ज़्यादा वो टकरा के वापस बाहर जाएगी, क्योंकि जितना तेज़ वो गिरेगी उतना ही चांसेस क्या है कि वापस उछल के वो बाहर जा सकती है कैच, है ना। तो उसको वो क्या करते हैं, पीछे से कैच करते हैं। इसका एक और सिंपल सा एग्जाम्पल है सीट बेल्ट। अच्छा, सीट बेल्ट का क्या होता है मेन? सीट बेल्ट किस लिए काम आती है? जब भी कोई टक्कर होती है, कोलिजन होता है, तब आपको बचाने के लिए, आपको जैसे आप है ना, आपको आगे जाने ना दे, तो वो सीट बेल्ट का काम क्या होता है, वो उस इम्पैक्ट से जो झटका आपको लगा है उसका टाइम बढ़ा देती है। आप तक वो झटके पहुंचने में टाइम लगता है, क्योंकि वो सीट बेल्ट उसको क्या कर लेती है, रोक देती है। तो होता क्या है, वो टाइम बढ़ जाता है। टाइम बढ़ेगा तो वो झटका कम हो जाएगा। एक और चीज़ बताओ, शॉक एब्जॉर्बर जो गाड़ियों में लगे होते हैं, अब बताओ ये कैसे काम करते हैं। जैसे ही खड्डा आया, ठीक है, आपने जनरली देखा होगा जब खड्डा आता है तो ये जो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं स्प्रिंग होते हैं, है ना। अब जैसे ही आपने इसको इम्पैक्ट किया तो ये जो भी झटका है, जो भी बम्प है, ये ऊपर की ओर जाएगा ड्राइवर के पास। पर ये स्प्रिंग का यहाँ काम क्या होता है, उसको वो एक्सटेंड करके वो उसको पहले एब्जॉर्ब करती है, फिर उसको भेजती है। तो इसमें टाइम क्या बढ़ जाता है। तो ये शॉक एब्जॉर्बर का मेन काम क्या होता है, वो टाइम को वो बढ़ा देता है। जो शॉक यहाँ से ट्रांसफ़र जो ड्राइवर तक पहुँचने में उसको टाइम लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो फोर्स का इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाएगा। आप खुद इस चीज़ को करना, जब बिना शॉक एब्जॉर्बर की गाड़ी आप खड्डे में लेके जाओगे और एक जब शॉक एब्जॉर्बर लेके जाओगे, तो शॉक ऑब्जर्वर का मतलब क्या है, ये उसको उसको वो क्या कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो टाइम है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। और टाइम बढ़ने से उसका जो इम्पैक्ट है ना, जो एब्जॉर्ब उसने किया है उसको वापस रिलीज करने तक वो टाइम क्या बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल फोर्स उसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं न्यूटन सेकंड लॉ पे। पर मैंने आपको जैसे पहले भी बोला था, ज़्यादा हमें फोकस रखना है मैथमेटिकल फॉर्म पे। तो ये तो कुछ थ्योरेटिकल बातें हो गई न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर। अब बात आती है कि मेन कॉन्सेप्ट यहाँ से क्या आता है। चलिए समझ में आ गया, ये कुछ एग्जांपल्स इसके हो गए। ओके, अब यहाँ से मेन स्टार्ट होगा आपका मैथमेटिकली। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसको पहले अच्छे से समझ लेना क्या सीन है। एज पर न्यूटन सेकंड लॉ, एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी कि एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए। मानते हो? ओके, अब इसमें दो चीज़ें देखने वाली है। इसमें कितनी वेक्टर क्वांटिटीज है बताओ, इस फॉर्मूले में सदिश राशियां कितनी है, दो हैं, एक तो त्वरण और एक एफ नेट। अच्छा, नेट यहाँ पर है, एक फोर्स नहीं है, सारे फोर्सेस का जोड़ है। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं बोलता हूँ ए की डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ है, क्या है, नॉर्थ, तो बताओ एफ नेट की डायरेक्शन भी क्या होगी, नॉर्थ ही होगी, और वाइस वर्सा। कहने का मतलब ये होता है कि इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, अगर एफ नेट नॉर्थ में है तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन भी नॉर्थ की तरफ होगा, और वाइस वर्सा। अगर एक्सेलरेशन नॉर्थ की तरफ है तो टोटल फोर्स लगने वाला भी कहाँ होगा, नॉर्थ में। अब मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मेरे को एक जना यहाँ से खींच रहा है, एक जना यहाँ से खींच रहा है। अब ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है। पहले वाले लॉ में हमने क्या पढ़ा था, इक्विलिब्रियम, उसके अंदर बॉडी अपनी स्टेट में कंटिन्यू रहती है। अब इस वाले में क्या होगा, एफ नेट आएगा। एफ नेट आएगा मतलब अब आपके फोर्सेस बैलेंस नहीं होंगे, अनबैलेंस हो जाएंगे। अब मुझे यहाँ से खींच रहा है 20 न्यूटन से, यहाँ से खींच रहा है 10 न्यूटन से।
बात समझ में आ गई? अभी अनबैलेंस फोर्स हो गए, अब मेरी बॉडी क्या स्टेट चेंज करेगी? बिल्कुल करेगी। अब मैं किस तरफ जाऊंगा? 20 न्यूटन की तरफ जाऊंगा, और एक्सेलरेशन भी किधर ही होगा? तो एफ नेट कहाँ लगा? इस डायरेक्शन में, और ए भी इस डायरेक्शन में। अब एफ नेट कैसे निकाला आपने? ये वाला फोर्स माइनस ये वाला फोर्स, और ये मैंने किससे किया है? वेक्टर से किया है। अब इसको हम नॉर्मली ऐसे नहीं घटा रहे हैं, ये एक लाइन में है और दोनों फोर्स अपोजिट हैं, तो दोनों को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ठीक है, अभी मैं उस पर आता हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया। एक तो एफ नेट आएगा, दूसरा दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे की सेम होती है, तो जो एक की डायरेक्शन है वो एफ नेट की, और जो एफ नेट की है वो ए की। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब देखो, सबसे पहले समझ लो आपके पास एक बॉडी है 1 kg की। सिंपल से स्टार्ट करते हैं। इस पे यहाँ पर फोर्स लगा है 10 न्यूटन, यहाँ पर फोर्स लगा है 5 न्यूटन। ठीक है, क्वेश्चन सुनना। क्वेश्चन ये है, बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जो भी है, बताओ। ए निकालना है। ये बॉडी, अब पहले बताओ मुझे, क्या रेस्ट पे रहेगी? नहीं। अब ये रहेगी, चलेगी, क्यों? क्योंकि आपके फोर्स अनबैलेंस्ड हो गए। अब बॉडी किस तरफ जाएगी? 10 न्यूटन की तरफ। 10 न्यूटन की तरफ जाएगी। क्या 10 से जाएगी? नहीं, क्योंकि ये 5 भी तो इधर लग रहा है। आप सोचो, मेरे को एक 20 से खींच रहा है, एक 10 से खींच रहा है, तो क्या मैं 20 न्यूटन से जाऊंगा उस तरफ? नहीं, वो 10 उसमें से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे पता हो एफ नेट क्या होगा। तो अभी हम तो 5 बोल रहे हैं, पर वो बना कैसे? जिस तरफ बॉडी जाती है वो वाला फोर्स बड़ा होता है और उसके अपोजिट वाला कम होता है। तो हमने इसको कैसे किया? 10 माइनस 5, तो आंसर कितना आया? 5 न्यूटन। ठीक है, अब हमें पता है कि एफ नेट किसके बराबर होता है? एम ए के। हो गया। ए का मान कितना है? तो ए किसके बराबर हो गया? एफ एन के, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉरी, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया? चलो इसको उतार लो एक बार। सिंपल सा अभी है, अब धीरे धीरे मैं केसेस बढ़ाऊंगा और आपको सारी चीज़ें इसमें समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी तक पहले लॉ के अंदर कोई एफ नेट नहीं आया था, कोई ए नहीं आया था। सेकंड लॉ के अंदर अब एफ नेट आ गया। एफ नेट आ गया तो त्वरण आ गया, तो त्वरण का मान आपके सामने है। ठीक है, चलो उतार लो इसको। आज कैसे? बढ़िया, बड़े दिनों बाद। अलग था क्या कोई? एग्जाम दिया हुआ अभी? रिजल्ट तो पता नहीं कब आएगा अभी तक। क्या जोड़ रहे? उसमें क्या होगा? अभी नया आया, 2 या 3 साल के अंदर रिटायरमेंट है। अच्छा, वो वाला। ठीक है, ठीक है। पर अभी इसकी नया डेट अभी आएगी एग्जाम की? नहीं सर, अब आएगी। अब आएगी ना। बीच का एक और बैच भी अभी बाकी है ना। अभी तुम्हारे एग्जाम के जब हुआ तो उसके बाद का बैच। सर पिछली बार एग्जाम हुआ, उसकी ज्वाइनिंग अभी आई नहीं। वो जो अपने साथ में थे ना, वो भवानी, और हाँ, और एक वो स्वरूप गिरी। नहीं, स्वरूप गिरी तो हो गया। हाँ, ज्वाइनिंग बाकी है। वो आएगी, उसके बाद हमारा रिजल्ट आएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए ये वाला हो गया, समझ में आ गया। अब थोड़ा सा केस को हम बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रब कर दूं? ओके, अब देखिए नेक्स्ट केस लेते हैं। बात नहीं है, देखो आपके सामने एक बॉडी है 2 kg की। यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, और एक और फोर्स लग रहा है F। ठीक है, पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि बॉडी जो है वो इधर जा रही है। किधर जा रही है? इस तरफ जा रही है, और इसका जो त्वरण है, एक्सेलरेशन है, वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब मुझे बताओ इस F की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट है एफ ए की डायरेक्शन। 1 न्यूटन। ए किस तरफ लग रहा है? उस तरफ, यानी कि उधर वाले बल इधर वाले बल से ज्यादा बड़े हैं, है ना। तो ये वाले बल माइनस ये वाले बल इक्वल्स टू एम ए। तो मुझे बताओ एफ नेट की इक्वेशन क्या बनेगी? एफ नेट की इक्वेशन क्या बनेगी? 10 माइनस इधर वाले 5 प्लस बराबर एम ए। एम कितना है? ये ए कितना है? ये तो 4 हो गया। तो सॉल्व कर लो। 10 माइनस, ब्रैकेट खोल देते हैं, माइनस एफ इक्वल्स टू 4। तो ये एफ किसके बराबर हो गया? तो ये 5 हो गया,
5 माइनस एफ बराबर 4, एफ इक्वल्स टू 1। हाँ तो सही भी है ना, 5 और 1 6 न्यूटन हो गए और इधर 10 न्यूटन है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इस वाले क्वेश्चंस में आपको क्या देखा कि अभी हमें यहाँ पर बस देखना है डायरेक्शन मेन है। अगर मैं अभी यहाँ डायरेक्शन एक ही बदल दूँ, सुनना मेरी बात, सेम क्वेश्चन बट डायरेक्शन मैंने क्या करी, चेंज कर दी। अब मैंने डायरेक्शन कर दी इस तरफ और सेम वैल्यू है। अब मुझे बताओ एफ का मान कितना होगा, तो 5 और 4 कितना आएगा। मैंने सिर्फ एक ही डायरेक्शन बदल दी है। अब मुझे बताओ अगर मैं एक ही डायरेक्शन बदलूंगा तो एफ नेट की इक्वेशन बदल जाएगी। अब बताओ एफ नेट क्या हो जाएगा, 10 माइनस होगा क्या, नहीं। अब इधर वाले फोर्स बड़े हैं तो क्या बनेगा, 5 प्लस एफ माइनस 10 बराबर 4। अब बताओ कितना आ रहा है, ठीक है, तो कितना आ गया, 9 न्यूटन। तो अब ये 9 न्यूटन है। बात समझ में आ रही है। तो देखो एक ही डायरेक्शन से पूरी वैल्यू चेंज हो गई है, इसलिए एक ही डायरेक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक। अच्छा, अब हो सकता है कि आपके फोर्स एक्स में भी हो और वाई में भी हो। अभी तो सिर्फ एक्स एक्सिस में बनाए हैं, अगर वाई एक्सिस में होंगे तो क्या करना है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलें आगे। ओके, चलिए अब इसको देखिए, एक और क्वेश्चन। अब बॉडी है 5 kg, इसका मास है। यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन और एक फोर्स लग रहा है F। ठीक है, एक फोर्स ऊपर लग रहा है 10 न्यूटन, नीचे लग रहा है F2। इसको F2 बोलते हैं, इसको F1 बोल देता हूँ। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, A इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। बॉडी की डायरेक्शन क्या है जाने की, वो वाली। अब यहाँ पर नई चीज़ क्या आई है कि अब यहाँ पर फोर्स y एक्सिस में भी लग रहे हैं, बट एक्सेलरेशन किस एक्सिस में है, त्वरण किस दिशा में है, x में कि y में। तो x के अंदर ही त्वरण है, तो y के अंदर त्वरण नहीं है, और जिसमें त्वरण नहीं होता तो F नेट 0। तो y एक्सिस का F नेट 0, F नेट 0 का मतलब वो वाला फोर्स इस फोर्स के बराबर। तो F2 में तो कोई दिक्कत नहीं आई, F2 तो 10 न्यूटन हो जाएगा। क्यों हुआ, समझ में आया, क्योंकि इस दिशा में त्वरण नहीं है। जो फर्स्ट लॉ में पढ़ा था इक्विलिब्रियम की कंडीशन, जहाँ पर A 0 होता है वहाँ का F नेट 0, F नेट 0 तो लगने वाले सारे बल बराबर, तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर है। अब आ जाओ इधर वाली चीज़ पे। अब ये जा कर रहा है उस तरफ, तो ये 10 माइनस 2 प्लस F1, तो माइनस लगाओ सीधा, 2 माइनस F1 बराबर 5 इंटू 1, तो आंसर आ जाएगा 5। क्या आंसर आएगा, F1 कितना आ जाएगा, ये हो गया 6 माइनस 1 ही आ रहा है, नहीं 8, हाँ F1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 ये 5, 8 माइनस 5 3 न्यूटन। बात समझ में आ गई, 3 आ जाएगा। ठीक है, 8 माइनस 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो यहाँ पर अगर x एक्सिस के अलावा अगर y एक्सिस में दिया हो, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस दिशा में A होगा उसी दिशा में F नेट होगा। अब अगर ये अगर y एक्सिस में होगा, चलो उसका भी एक केस देख लेते हैं। ठीक है, चलिए एक बार उतार लीजिए। डन, चलें आगे। तुम इतना पीछे क्यों बैठ रहे हो, दीवार में घुस गए हो, एक जगह खाली है ना, इधर आओ। तो क्या ठंड लगती है, उल्टा हिसाब है। चलो अब देखो इस नेक्स्ट केस देता हूँ, अब इसका जवाब देना। ठीक है, ये एक ब्लॉक है 2 kg का, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है F1, नीचे एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन और एक फोर्स लग रहा है F, और यहाँ फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन। अब मेन चीज़ क्या है, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन इस दिशा में है और ये कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें बताना है F1 और F2 की वैल्यू क्या होगी, ये हमारा F2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बताओ बॉडी जा कहाँ रही है, x एक्सिस में कि y एक्सिस में। F2 तो हो गया 20, F2 तो 20। अच्छा देखो 2 एक्सिस है, x एक्सिस और y एक्सिस। बॉडी का मोशन किस एक्सिस में हो रहा है, y एक्सिस y में हो रहा है, तो y के अंदर F नेट होगा।
और जिसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब दोनों फोर्स बराबर, इधर वाले और इधर वाले। तो अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो ये 40 किसके बराबर हो गया, ये 40 इन दोनों के सम के बराबर हो गया 20 प्लस F2। तो F2 कितना हो गया, सिंपल सी बात सोचो ना, इधर तो कुछ बॉडी मूव नहीं कर रही, तो यहाँ 40 न्यूटन है तो यहाँ भी टोटल 40 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 20, तो 20 प्लस 20 40। अब बात करते हैं इसकी, बॉडी कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर, कौन सा फोर्स बड़ा है, F1 माइनस तो F1 माइनस 20 बराबर ma, 2 इंटू 2 4, तो कितना आ गया F1 24 न्यूटन। समझ में आ गई बात। तो जरूरी नहीं है हर बार एक्स एक्सिस में आपका ये वाई में भी हो सकता है, क्लियर है। अब चलिए थोड़े से देख लेते हैं एंगल वाले, अगर हमारा फोर्स किसी एंगल पे लगा हो तो हमें क्या करना है, ठीक है। चलो इसको एक बार उतार लो। डन, ओके। अब चलिए, अब अगर आपका जो कोण है, आपको एक एंगल दिया हुआ है, ये एक बॉडी दी हुई है 1 kg की, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है F1 जो कि 10 न्यूटन है, और ये एंगल ले लेते हैं 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री, ओके। अब ये बॉडी जो है वो इस दिशा में जा रही है A एक्सेलरेशन से, कितने से, A से। तो बताओ A की वैल्यू क्या होगी। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे तो फोर्स अब आपका किस पे है, एंगल पे है। और मुझे बताओ जब एक वेक्टर एंगल पर होता है तो इसके दो क्या होते हैं, कंपोनेंट। अगर ये F फोर्स है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, F cos थीटा, और ये वाला F sin थीटा। बात समझ में आ गई। तो मैं इस फोर्स को दो हिस्सों में ब्रेक कर देता हूँ। तो अगर मैं इसका फोर्स का डायग्राम बनाऊं तो एक तो इस डायरेक्शन में कौन सा लगेगा, F cos थीटा। अच्छा, थीटा कितना है 60, F कितना है 10 cos 60, 1/2 इंटू 10 यानी कि 5। तो इस दिशा में कितना लग रहा है 5 न्यूटन। ऊपर वाले की बात कर लेते हैं, ऊपर कितना लग रहा है F sin, तो 10 इंटू साइन 60 √3/2, तो ये हो जाएगा 5√3। अब आपके सामने बस ये दो ही फोर्स है, बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में, तो वो उस तरह हम एक ही फोर्स ले रहे हैं, कौन सा 5 वाला। तो यही 5 किसके बराबर हो जाएगा, ma के। तो बताओ m कितना है 1, a हमें निकालना है, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है। तो जब एंगल पे आते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बस इसमें ये ध्यान रखना है एंगल वाले के अंदर आपको उसको कंपोनेंट में यानी कि घटक में उसको तोड़ना है। तो एक बार कंपोनेंट में तोड़ दिया, फिर वो सिंपली जैसा क्वेश्चन हम कर रहे हैं वैसा ही बन जाएगा एक्स और वाई एक्सिस का। क्लियर है। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं खुद से आपको देता हूँ, उसको ट्राई करना, मैं नहीं करूँगा, आप मुझे आंसर बताओगे, ठीक है। चले आगे, उतार लो इसको। ओके चलते हैं नेक्स्ट। ओके अब ये क्वेश्चन आप देखना, इसको जवाब देना। आपके सामने एक ब्लॉक दिया हुआ है, जो भी मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ये आगे जाके बहुत काम आएंगे। ये है हमारा 2 kg का ब्लॉक, एक फोर्स यहाँ 10 न्यूटन लग रहा है 60 डिग्री पे, और एक फोर्स यहाँ लग रहा है 12 न्यूटन 60 डिग्री पे। ठीक है, आपको बताना है कि A की वैल्यू क्या होगी। अब खुद बताओ बॉडी कहाँ जाएगी। ठीक है, चलिए A की वैल्यू क्या होगी। सिर्फ हमें हॉरिजॉन्टल का देखना है। आ रहे कमेंट आ रहे हैं खुशीराम, आपके आंसर्स देख रहा हूँ मैं। आप आ रहे सर 0.5। ओके अब देखिए इसके अंदर आपको इसको कंपोनेंट करना है। ठीक है, इसको मास को एक पॉइंट मानो। ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला घटक 10 अभी निकाला था 5, और ये वाला 5√3। इस वाले का आ जाओ, इस वाले का कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 6, और ये इसी की दिशा में कितना हो जाएगा 12√3/2, तो ये 6√3। अब जा कहाँ रही है बॉडी इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये वाला फोर्स क्या है ज़्यादा है, ये कम है, तो आ जाएगा 6 - 5 बराबर ma। तो ये 1 = m कितना है 2a, तो a आ जाएगा 1/2 यानी कि 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
क्लियर, समझ में आ गया। तो ये हमने धीरे धीरे लेवल को बढ़ाया ताकि हम समझ सकें कि अगर एंगल वाले आ जाएं तो हमें क्या करना है, अगर एंगल वाले नहीं आए तो हमें क्या करना है। क्लियर है, चलिए। तो ये था हमारा न्यूटन सेकंड लॉ का बेसिक एक्सप्लेनेशन की अब यहाँ पर एफ नेट जब आ जाता है तो हमें यहाँ से क्या निकालना होता है, ए निकालना होता है, और अगर ए दिया हो तो हम एफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था सेकंड लॉ के बारे में। अब फटाफट एक बार थर्ड लॉ पढ़ लेते हैं, फिर वापस हम सेकंड लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए। न्यूटन थर्ड लॉ, वैसे ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बट कुछ शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक क्रिया का विपरीत और समान प्रतिक्रिया होता है। देखो ये क्या बोलता है कि अगर आप किसी बॉक्स को, सुनना, अगर आप किसी बॉक्स पे फोर्स लगाते हैं, लेट से कोई ए बॉडी है जो इस पे फोर्स लगा रही है, ये बी बॉडी है, ठीक है, ए बॉडी किसी बी बॉडी पर फोर्स लगा रही है, तो ये फोर्स हो जाएगा एफ ए बी। ये फोर्स कौन लगा रहा है, ए लगा रहा है बी पे। तो ये लॉ बोलता है कि अगर ये ए बी पे लगा रहा है तो बी वापस ए पे लगाएगा, और उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, बट ये फोर्स कैसा हो जाएगा, सेम, मैग्नीट्यूड में सेम है, परिमाण में सेम है, पर डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एफ ए इज इक्वल्स टू माइनस एफ बी। अब यहाँ पर ए बी का मतलब समझ जाना, ए हमारा एक्शन है तो बी हमारा रिएक्शन है। पर अगर दोनों का मैं मॉड कर दूं, अच्छा माइनस का क्या मतलब है, डायरेक्शन। अगर आप इस डायरेक्शन को प्लस ले रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगी, अगर आप इसको माइनस ले रहे हो तो ऑटोमेटिकली ये प्लस हो जाएगी। तो प्लस माइनस का मतलब यहाँ पर है डायरेक्शन अपोजिट। बट अगर मैं दोनों जगह मैग्नीट्यूड लगा दूं तो मैग्नीट्यूड में दोनों क्या हैं, बराबर हैं। बात समझ में आ गई, क्योंकि मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है। इसका एग्जांपल है, अगर आपने वॉल पे 5 न्यूटन फोर्स लगाया तो वॉल भी आप पे कितना फोर्स लगाएगी, 5 न्यूटन। बस फर्क ये है कि आप उसकी तरफ लगा रहे हैं, वो आपकी तरफ लगा रहा है। क्लियर है, तो ये होता है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, पहली चीज मुझे एक चीज बताना, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा। एक बॉडी है जिसके नीचे यहाँ पर फोर्स लग रहा है F1, और ये जो फोर्स है ये लग रहा है ड्यू टू लेट से ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से ये फोर्स कितना लग रहा है, F1। फिर एक सरफेस जो है ये इस पे फोर्स लगा रहा है लेट से F2। ये जो सरफेस जो है इस ब्लॉक पे फोर्स कितना लगा रहा है, F2, और ये F1 कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है इस ब्लॉक पे। तो दोनों फोर्स अलग अलग है, जैसे कि F1 किसकी वजह से लग रहा है, अर्थ की वजह से, F2 किसकी वजह से लग रहा है, सरफेस की वजह से। अब मेरा यहाँ पर क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे बॉडी कहीं मूव नहीं हो रही तो ये F2 किसके बराबर है, तो क्या ये न्यूटन थर्ड लॉ है कि नहीं है, यस और नो, नो, बिकॉज एक्शन और रिएक्शन हमेशा एक ही बॉडी पे लगता है। सुनना मेरी बात, अभी आप यहाँ पर जो देख रहे हो ये दोनों अलग अलग फोर्स को लगाने वाली चीजें हैं। ये एक अर्थ लगा रहा है, ये सरफेस लगा रही है, ये ऐसे नहीं चलता। अगर अर्थ लगा रहा है ब्लॉक पे फोर्स तो ब्लॉक वापस किस पे लगाएगा, अर्थ पे। अगर ये सरफेस लगा रही है ब्लॉक पे फोर्स तो ब्लॉक पे किस पे लगाएगा, सरफेस पे। तो अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पर अगर मैं न्यूटन का थर्ड लॉ लगाऊं तो कैसे लगेगा, तो समझ लो अगर F1 नीचे लग रहा है तो F1 डैश ऊपर लगेगा। तो ये सेम नेचर का फोर्स था, बात समझ में आ रही है। पहले ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्शन और रिएक्शन का पेयर होगा। और अगर मैं F2 की बात करूं तो अगर F2 ऊपर लग रहा है तो F2 डैश नीचे लग रहा है। अब समझ में आया। तो ये जरूरी नहीं है, अगर आपको कहीं पर दो फोर्स बराबर दिख रहे हैं, अपोजिट हैं, बराबर है, जैसे मेरे को एक जना यहाँ से 10 न्यूटन से खींच रहा है, एक यहाँ 10 न्यूटन से खींच रहा है ना। अब दोनों फोर्स लगा रहे हैं, सेम फोर्स लगा रहे हैं, बट डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो क्या ये न्यूटन थर्ड लॉ है, नहीं। न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर ध्यान रखना, एक्शन और रिएक्शन, पहली बात तो ये है सेम बॉडी पे लगती है और सेम नेचर के फोर्स होते हैं। अब ये मुझे खींच रहा है तो मैं इसको खींच रहा हूँ, ये है न्यूटन थर्ड लॉ। ये मुझे खींच रहा है तो मैं इसे खींच रहा हूँ, ये है न्यूटन थर्ड लॉ। बात समझ में आ रही है। तो ये होता है हमारा एक्शन और रिएक्शन का खेल। अब इसके जब हम बात करते हैं और क्वेश्चंस की, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है कि ये लॉ किस कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है, किस संरक्षण का नियम इसमें फॉलो होता है, कौन बताएगा। द्रव्यमान संरक्षण नहीं, संवेग। तो ध्यान रखना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग बोलो, संवेग बोलो, बात एक ही है, बट आगे जाके एंगुलर भी आएंगे ना, इसलिए कंफ्यूजन ना हो। तो आप एक लाइन लिख लेना कि न्यूटन का तीसरा नियम
संवेग संरक्षण के नियम की पालना करता है। किसकी पालना करता है? संवेग संरक्षण। हाँ, तो संवेग संरक्षण की ये पालना करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर मैंने आपको एक्शन रिएक्शन बता दिया, क्रिया प्रतिक्रिया दोनों सेम वस्तु पर लगती है। ठीक है, अच्छा, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। अब बच्चे बोलते हैं कि सर ये लॉ क्या हमारे सामने भी लगता है या ये सिर्फ आदर्श स्थितियों पे लगता है? नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड में लगता है, हर जगह लगता है। कहीं पर भी जो फोर्स लग रहा है तो उसका एक पेयर है। अब आप मुझे कुछ एग्जाम्पल दें इसके, कौन देगा? इवन सबसे सिंपल, चलना, स्विमिंग पूल आ जाएगा। स्विमिंग पूल नहीं, तैरना। स्विमिंग पूल में तैरो या समुद्र में तैरो, तैरना मेन है, ठीक है, स्विमिंग पूल नहीं। ओके, अब बात सुनना, यहाँ पर सबसे सिंपल एग्जांपल है चलना, फिर मैं तैरने पे भी आता हूँ। चलते हम कैसे हैं? कभी इसको आपने गौर किया? हम जमीन को पीछे धक्का देते हैं तो जमीन हमें आगे धक्का देती है। दिस इज कॉल्ड एक्शन और रिएक्शन। जितना तेज आप धक्का दोगे उतना तेज आपको धक्का मिलेगा, उतना तेज आप चलेंगे। अपने आप तो तेज चलोगे नहीं आप, उसके लिए पहले आपको एक्शन करना पड़ेगा, उसका रिएक्शन होगा। सिंपल। तो अगर मैं यहाँ पर इसके उदाहरण की बात करूँ तो सबसे पहला हमारा उदाहरण कौन सा हो गया? वॉकिंग, सबसे बेसिक। और बताओ, जंपिंग, फिर मैं सारे एग्जाम्पल बता दूंगा जो मेन है। जंपिंग, कोई इंसान मुझे कूद के बता दे बिना नीचे फोर्स लगाए, पॉसिबल ही नहीं है। बिना नीचे फोर्स लगाए आप जंप नहीं कर सकते। इसका मतलब एक्शन रिएक्शन। इसी के ऊपर बेस आपने देखा होगा रॉकेट, हाँ बोट भी आएगी। रॉकेट, रॉकेट बताओ कैसे उड़ता है? फोर्स नीचे हो जाएगा, जो आपने देखा है कि मेन रॉकेट का प्रिंसिपल क्या होता है? जो एग्जॉस्ट गैस होती है, नीचे निकलता उसका जो कंबशन होता है, इंजन जो चलता है वो एग्जॉस्ट गैस को बनाता है। उसका इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, फोर्स होता है, जितना ज़्यादा वो ग्राउंड पर मारेगा उतना ज़्यादा ऊपर जाएगा। इवन हवा में भी मीडियम है ना, हवा भी एक माध्यम है, तो माध्यम को भी जितना आप धक्का दोगे माध्यम आपको उतना धक्का देगा। तो ये रीज़न होता है कि जो रॉकेट्स होते हैं ये ऊपर की तरफ कैसे लिफ्ट करते हैं, क्योंकि उसका सारा फोर्स कहाँ जाता है? ज़मीन पे। अब चलो आ जाते हैं बोट पे, स्विमिंग पे, बोट पे। अब मुझे बताओ स्विम कैसे करते हो? पानी को पीछे धक्का देता कभी आपने देखा कि मैं आगे जा रहा हूँ और ऐसे पानी कर रहा हूँ? वो तो पीछे जाता है। हाँ, अब आप तो सोचोगे नहीं, हम तो तैरते तो सोचते नहीं इतना कि यार मैं पानी को धक्का तो पीछे दे रहा हूँ पर मैं जा तो आगे रहा हूँ। तो इसका ये सेम सिंपल रूल है कि जितना आप पानी को धक्का दोगे पानी आपको आगे धक्का देगी। अगर आपको पीछे जाना है तो पानी को आगे धक्का दो। क्लियर है? तो सिंपल सा रूल है, सभी को पता है। तो स्विमिंग वाला केस हो गया, बोटिंग वाला हो गया। अब इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि अगर एक इंसान है, एक बोट है जो पानी के अंदर है अभी, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस बोट पे एक बच्चा खड़ा है, अभी ये बोट कैसी है? स्टेशनरी है। ये बच्चा आगे की तरफ कूदा तो ये बोट कहाँ जाएगी? पीछे की तरफ। क्यों? जब इसको आगे कूदना था तो इसने पीछे धक्का दिया, तो पीछे धक्का दिया तो ये आगे गया, तो वो धक्के की वजह से बोट कहाँ जाएगी? पीछे की तरफ। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, अगर कोई बॉय जंप करता है बोट के ऊपर से तो बोट कहाँ जाएगी? पीछे की तरफ, बैकवर्ड। ठीक है, तो ये इसका उदाहरण हो गया। और बताओ, हाँ, गन बुलेट जो हो गया। अब जब आपने देखा होगा कि जो रिकॉइल होता है गन का रिकॉइल पीछे होता है क्योंकि बुलेट कहाँ जा रही है? आगे। ये भी आपने देखने को मिला है। अब कोई थोड़ा सा और आइंस्टाइन हो, सोचे कि सर ऐसा होता है तो मैं अभी दीवार को धक्का दे रहा हूँ, लो बताओ मैं तो कहीं नहीं जा रहा। अब बताओ, अब यहाँ क्या हुआ? आपने धक्का दिया दीवार को, ये लो अभी दे रहा हूँ मैं, लो मैं तो यहीं खड़ा हूँ, मास ज़्यादा है। और अच्छा, अब मैं स्केटिंग पहन के अब दीवार को धक्का दूँ तो आप पीछे जाऊंगा। अब इसका रीज़न क्या हुआ? दोनों में फ्रिक्शन। बेसिकली रीज़न क्या है? फ्रिक्शन। आपने देखा होगा अगर आपका सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है ना तो आप उस पर चलना भी आपको मुश्किल होता है, बिकॉज फ्रिक्शन नहीं है, आप एक्शन ही नहीं लगा पा रहे हो, रिएक्शन तो दूर की बात है। तो जब आप दीवार को धक्का देते हो तो दीवार भी आप पे धक्का दे रहा है, पर वो धक्का कौन रोक देता है? फ्रिक्शन फोर्स। इसलिए आप वहाँ मूव नहीं कर रहे हो, है ना। मास भी एक रोल प्ले करता है, मानता हूँ, बट अगेन आपका जो रिएक्शन आपको क्यों नहीं दिख रहा है? बिकॉज वो फ्रिक्शन उसको हटा देता है। बट आप ज़्यादा धक्का लगाओ, फिर आपको देखना पैर अपने आप पीछे जाएंगे। बहुत ज़्यादा जब लगाओगे ना तब होता है कि फ्रिक्शन भी अब आपकी हेल्प नहीं कर पाता, फिर आपको पीछे जाना पड़ेगा। और अगर जब व्हील्स पहन के आ जाते हो तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो उस केस में भी आप पीछे जाओगे। क्लियर है? सिंपल सा रूल समझ में आ गया। अच्छा, अगर मैं किसी इंसान को थप्पड़ मारता हूँ और वो मुझे वापस घुमा के थप्पड़ मारता है तो क्या ये न्यूटन थर्ड लॉ है? नहीं। क्या नहीं?
एक्शन रिएक्शन हो गया ना। वो तो खुद के हाथ का होगा ना सर। फिर यहाँ एक्शन, यहाँ कैसे लगा न्यूटन थर्ड लॉ? वो तो सर यहाँ भी लगा है। आपने कहाँ फोर्स लगाया उसके? अच्छा, कभी आप थप्पड़ खाया अभी किसी ने? खाया होगा टीचर से, है ना? तो कभी मारा भी होगा छोटे बड़े भाई को अपने, बाकी लड़े पता नहीं। पॉइंट ये है कि जब आप किसी को मारते हो या इवन आप एक टेबल पे भी मारोगे तो आपको लगता है। हाँ वो ठीक है, हम चौड़ में कहते हैं हमें नहीं लगा, हाँ भाई, पर आपने नीचे से हाथ मसलते हैं ना, जितना तेज थप्पड़ मारोगे उतना तेज आपको भी लगेगा। तो वो एक्शन रिएक्शन है। आपने उसके गाल को मारा, गाल आपको वापस मार रहा है, तो आपका देखना हाथ लाल हो जाते हैं। अगर आप भी किसी को मारोगे तो इवन आपको भी रिएक्शन मिलेगा। वो अलग रिएक्शन है जो वो अगला मारेगा, फिर वो हो सकता है डबल मारे, वो एक्शन रिएक्शन नहीं है, ठीक है? वो फिर कैपेसिटी पे है। फिर वो काम नहीं कर रहा। हाँ, मेन एक्शन रिएक्शन कहाँ हो रहा है कि अगर आप किसी को हिट करोगे तो वहाँ से भी आपको फोर्स आएगा, तो जितने फोर्स से हिट करोगे उतना फोर्स आपके हाथ पे भी लगेगा, ठीक है? वो अलग बात है, फिर हम उसको शो नहीं करते हैं, पर लगता है ना, हाथ पे भी लगता है, ठीक है? तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे न्यूटन थर्ड लॉ के। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? अब यहाँ से जो आगे वाला चलेंगे हम, अब पढ़ेंगे यहाँ से हम फोर्स के बारे में। अब वैसे तो हमने न्यूटन के सारे थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ में हमने फोर्स से चीज़ें रिलेटेड चीज़ें पढ़ी हैं, बट हम फोर्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम अलग अलग केसेस लेके आएंगे, जैसे कि पुली वाला केस, इंक्लाइंड प्लेन वाला केस, है ना? उसमें भी मैं आपको अलग अलग केसेस बताऊंगा क्या क्या पूछा जाता है। पहले अब मैं जनरली फोर्स की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे बताओ फोर्स का फॉर्मूला। सिंपल सिंपल चीज़ें बात करेंगे, इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। चलो यूनिट बताओ। एसआई यूनिट की बात करूं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल की, तो न्यूटन और डाइन कैसे हो गया? एसआई, एसआई में न्यूटन और क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। बस समझ में बात आ गई। और जब हम सीजीएस की बात करते हैं तो ये आता है डाइन, और ये बन जाएगा ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? फिर इन दोनों में रिलेशन पूछ लेते हैं, न्यूटन और डाइन में। तो एक न्यूटन जो होता है 10⁵ डाइन होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ये जनरल हमने बात करी है। अच्छा, इसकी डायमेंशन m/L/T-2। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हो गई फोर्स के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में अपन लेंगे, चलो अभी टाइम नहीं है, नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे। वैसे तो फोर्सेस बहुत तरीके के होते हैं, बट हम जिन बलों के बारे में पढ़ेंगे वो बल हैं जो कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और वो बल हैं जो आपको दिखते नहीं है। आपको वो क्वेश्चन में नहीं बताएगा कि ये फोर्स लग रहा है, बट आपको बताना पड़ेगा कि क्या वो फोर्स वहाँ लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर लग रहा है तो किस की वजह से लगा है, वो सारी बातें हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक आपको सभी को जय हिंद, ठीक है? तो जो हमें देख रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुशीराम, बहुत अच्छे जवाब दिए आपने। इसी तरीके से आप रेगुलर क्लास में रहें। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।